गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने समतल दर्पण और बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को कहां पर रखा जाए तो सॉरी वस्तु को कहां रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, आर क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। आज सभी चीजों को देखेंगे। जैसे अवतल दर्पण को समझने से पहले ये देखेंगे कि गोलाकार दर्पण क्या होता है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उसके बारे में आज हमें नहीं देखना है, पूरा का पूरा मेन फोकस ये रहेगा आज अवतल दर्पण पर कि अवतल दर्पण क्या होता है। दर्पण दर्पण सभी चिल्लाते नहीं, किसी को मालूम ही नहीं होता है कि अवतल दर्पण कैसे बनता है। आज हम सिखाएंगे कि अवतल दर्पण कैसे बनता है। जैसे हमारे पास ये कोई खोखला गोला है, यह है खोखला गोला। अब खोखले गोले को अगर एक तरफ से ऐसे कट लगा दिया जाए तो हमें कुछ इसी खोखले गोले का छोटा सा भाग देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का होगा। अगर इसको बाहर की तरफ से हम लोग पॉलिश कर दें, चिकनी सतह से रंग दें, तो क्या होगा, ये एक अवतल दर्पण का काम करने लगता है। अगर बाहर से कलई करेंगे तो ये अवतल दर्पण का काम करेगा। अब इसको मिटा करके हम आपको पूरा फुल डिटेल के साथ बता रहे हैं। जैसे ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसके एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे, अवतल दर्पण को जहां पर काटेगी उसे पी नाम देते हैं, और इसके कुछ दूरी पर एफ होगा फोकस, और यह दूरी पर हो जाएगा सी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सबका नाम लिख देते हैं कि ये लाइन दर्पण को जहां पर काटेगी उसे पी कहते हैं, और पी का मतलब होता है ध्रुव, पोल्स, और एफ का मतलब है फोकस, सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये तो हो गया अनंत। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अब देखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में दो लाइन लिखेंगे। पहली लाइन ये है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक प्रकार का अभिसारी दर्पण है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। दर्पण है जो समांतर किरणों को, समांतर किरणों को फोकस पर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। ये है स्टूडेंट्स, देखिए अवतल दर्पण एक प्रकार का अभिसारी दर्पण है। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश का इकट्ठा करना, जो समांतर किरणों को फोकस पर इकट्ठा करता है। जैसे कि इधर से मानकर चलेंगे कि ये एक सीधी रेखा गई और अवतल दर्पण से टकराने के बाद तुरंत आएगी फोकस पर आकर इकट्ठा होंगी। वैसे इधर से कोई समांतर किरणें जाएंगी और दर्पण से टकराने के बाद तुरंत फोकस पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगी। तो अवतल दर्पण में जितने भी समांतर किरणें जाएंगी दर्पण से टकराने के बाद तुरंत आकर फोकस पर मिलेंगे। यही बोला है इसको कि अवतल दर्पण में एक प्रकार का विषारी दर्पण है जो समांतर किरणों को फोकस पर आकर के इकट्ठा करता है। आप कहीं से भी प्रकाश इधर से भी देंगे तो टकराने के बाद तुरंत फोकस पर आएगा। अगर फोकस पर इकट्ठा नहीं होता है इट मींस यह एक अवतल दर्पण नहीं होगा। अगर ऐसे टाच लगाएंगे तो टकराने के बाद तुरंत फोकस पर आएगा। ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है एफ और पी के बीच की जो दूरी है इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, सी और पी के बीच की दूरी है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और आर और एफ में एक कंडीशन है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या टू को एफ के पास भेज देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगा 2f। ये दोनों कंडीशन आपको लर्न करना है। f इज इक्वल टू आर बाई टू और r इज इक्वल टू 2f। इसका मतलब ये है कि अगर C और P के बीच की दूरी 10 मीटर है तो F और P के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाएगी। हमेशा F R का आधा होगा, F हमेशा R का आधा होगा और R F का डबल होगा। ये दो कंडीशन इसको लर्न करिए। तब तक के देखते हैं नेक्स्ट कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले
प्रतिबिंब। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और इसको बाहर से हम लोग पॉलिश कर दिए हैं। बाहर से पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, ये एक ऐसी सीधी रेखा जाएगी और ये हो गया P ध्रुव, ये होगा फोकस F, C वक्रता केंद्र और ये होगा इनफाइनाइट। हो गई। अब ध्रुव F, C और अनंत के बीच रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींचेंगे जो कि छोटा सा ही होगा और ये हो गई नंबर 1, 1 नंबर का बॉक्स करेंगे और ये होगा 2 नंबर का बॉक्स। वैसे ही 3, 4 और ये होगा 5 और छठवां बॉक्स इसके बाहर बनेगा दर्पण के पीछे और काफी बड़ा बनाएंगे। हो गया। नंबर ही करेंगे 1, 2, 3, 4 और हो गया 5। ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 और ये होगा 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया इधर 6। इसका मतलब ये है कि सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और F का मतलब ये होता है इधर कि हाईली डिमिनिश्ड, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा और जो सबसे बड़ा नीचे है अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि एक उस तीसरी कंडीशन को बाद में डिनोट करेंगे। बस अभी तक याद ये रखना है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो जितने भी नीचे बॉक्स बनाए गए हैं इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक तथा उल्टा बनेंगे, वास्तविक तथा उल्टा बनेंगे। देखिए यहां पर है गोला, गोले का मतलब होता है कि वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और इस डब्बे का मतलब यह है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि हमारे पास कोई दर्पण है, इसमें क्या है 1, 2, 3 ऐसे नीचे करके 5 नीचे बॉक्स बनाएंगे और छठवां बॉक्स दर्पण के पीछे बनाएंगे और सीधा तथा आभासी होगा। और इसमें ऊपर बक्स गोले में क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको डिनोट कर देंगे, जिसमें से गोले का मतलब होता है कि वस्तु रखी गई है। गोले का मतलब क्या है, वस्तु रखी गई है और इस बक्से का मतलब यह है कि प्रतिबिंब की स्थिति है। अब देखिए आसान सब कुछ है। अगर हम ये कह दें कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है, अनंत पर रखा जा रहा है, अनंत पर यानी कि 1 नंबर पर अनंत है, तो ये देखेंगे कि बक्से में कहां पर 1 नंबर है। अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत का मतलब है कि 1 नंबर पर वस्तु को रखा जा रहा है तो डब्बा 1 नंबर का मैच करेंगे, तो 1 नंबर का डब्बा यहां पर है, तो इसका मतलब है कि अगर अनंत पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब F पर होगा जो कि अत्यधिक छोटा होगा। ये कंडीशन है। अगर दूसरा पूछ दे कि अगर किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच रखा जा रहा है, तो ठीक बीचों बीच का मतलब 2 नंबर पर रखा जा रहा है, तो 2 नंबर के बक्से से मैच करा देंगे। 2 नंबर का बक्सा यहाँ पर है और यहाँ पर है C और F के बीचों बीच में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच में होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बॉक्स नीचे बनाए गए हैं हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेंगे। अगला देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, इसको अलग से समझाएंगे कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र यानी C पर रखा जाएगा तो वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा तथा समान आकार का बनेगा, वास्तविक तथा समान आकार का बनेगा, आकार का बनेगा। ये देखना स्टूडेंट्स, अगर किसी वस्तु को C पर रखा जाएगा तो वास्तविक समान आकार का बनेगा, ये हमेशा याद रखना है।
अगला देखेंगे, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जा रहा है, वस्तु याद रखिएगा कि जो भी गोला है ना वो वस्तु की स्थिति बता रहा है, तो अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और एफ के बीचों बीच रख रहा है, यानी कि चौथे नंबर पर रखा जा रहा है, तो बॉक्स के चौथे नंबर के बॉक्स से मैच करा देंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच में होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। वैसे ही और पूछ दें कि अगर किसी वस्तु को एफ पर रखा जा रहा है, फोकस पर रखा जा रहा है, तो फोकस का मतलब कि 5वें नंबर पर रखा जा रहा है, तो 5वें नंबर के बॉक्स से मैच करा देंगे। 5वें नंबर का बॉक्स यहाँ पर है, तो वस्तु को अगर फोकस पर रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वैसे अगर किसी वस्तु को एफ और पी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर होगा? 6 नंबर के जगह पर बन रहा है, तो 6 नंबर का बॉक्स यहाँ पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। स्टूडेंट इतना समझ में आया हो? और देख लेंगे, एक दो और कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे हम कह दें कि अगर किसी वस्तु को एफ और वक्रता केंद्र, ठीक इनको फोकस और वक्रता केंद्र के बीचों बीच रखा जा रहा है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो एफ और वक्रता केंद्र के बीच यानी चौथे नंबर पर रखा जा रहा है, तो चौथे नंबर का बॉक्स यहाँ पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच रखाएगा। जो इस बात को समझ गया है कि गोला वस्तु की स्थिति को बता रहा है और डब्बा प्रतिबिंब की स्थिति को बता रहा है, तो कुछ नहीं इसमें करना है, बस जो जिस नंबर का बॉक्स है जिस नंबर का गोला है उसी नंबर के बॉक्स से मैच कर देंगे। जिस नंबर का गोला है उसी नंबर के बॉक्स से मैच करेंगे, जिसमें से अगर ये जो नीचे लाइंस बनाई गई है ये वास्तविक तथा उल्टा बनाएंगी और सीधा तथा आभासी दर्पण के पीछे बनेगा। जो पहले नंबर का बॉक्स है अत्यधिक छोटा होगा और जो लास्ट वाला होगा अत्यधिक बड़ा होगा। और तीसरा मेन टॉपिक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर सी पर रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, बनने वाला प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ तो बस अब खत्म करते हैं। बस देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग, नोट करिए स्टूडेंट्स, देखेंगे अवतल दर्पण के प्रयोग। इसको 2 बार 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे अंजादी में तो लर्न हो जाएगा, ऐसा ही नहीं कुछ चीज आ जाती है। इसको कम से कम अंजादी 2 बार 3 बार सवाल इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा कि कौन चीज कहां पर है, तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग कहां पर होते हैं? देखिए, पहला है आंख, कान, दंत चिकित्सक के रूप में, दंत चिकित्सक के रूप में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि वो समांतर किरणों को फोकस पर इकट्ठा करता है, तो जितने भी प्रकाश जाएंगे अवतल दर्पण से टकराने के बाद एक जगह पर आकर फोकस हो जाएंगी, जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, तो चिकित्सक के रूप में। दूसरा लिखेंगे अग्नि भट्ठी में, अग्नि भट्ठी में। तीसरा देखेंगे गाड़ियों के अग्रदीपों में, गाड़ियों के अग्रदीपों में। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे अवतल दर्पण के प्रयोग हैं, आप लिख सकते हैं। और इसी अवतल दर्पण के एक कंसेप्ट पर आजकल के जो डिश टीवी एंटीना लगे हुए हैं, उससे बाहर से मतलब ऐसा छोटा सा लगा रहता है, तो उसका मतलब क्या है? वो अवतल दर्पण की तरह ही काम करता है। अवतल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण की तरह ही काम करता है। जैसे आपको दिखा दें, ये हमारे पास कोई ये डिश एंटीना टीवी है और इसमें ऐसा कुछ लगा रहता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बना है, ऐसा कुछ लगा रहता है। तो ये क्या करता है? तरंगों को आता है, तरंगे जितनी भी होती हैं आकर के यहाँ पर टकराती हैं, टकराने के आकर यहाँ पर फोकस करती हैं। तो ये जो होता है ना, नाम तो नहीं मालूम है, तो मतलब कि ये अवतल दर्पण की तरह ही काम करती है, एंटीना डिश टीवी। तो ये था अवतल दर्पण। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। थैंक्स।